नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, आज हम एम लक्ष्मीकांत की एक महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान की मूल संरचना को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मूल संरचना जो है हमारे संविधान में बहुत ही हमेशा विवादित रहता है कि इस संविधान के कौन से भाग को मूल संरचना इसका माना जाए, कौन से भाग को नहीं माना जाए। तो इस संबंध में हमेशा न्यायपालिका और कार्यपालिका या फिर विधायिका के बीच में टकराव होता रहता है। जैसे कभी कोई संसद कोई कानून बना दे जो न्यायपालिका की नज़र में ऐसे लगे कि इसने संविधान के मूल संरचना को ठेस पहुंचाया है, तो उस पर वो रोक लगा देती है। उसके लिए फिर क्या करती है, संसद उसमें कुछ संशोधन करती है। तो वो संशोधन उसको करने का अधिकार है या नहीं, इन सब को तय करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, लेकिन न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध भी जाकर कभी कभी कुछ ऐसे संशोधन हो जाते हैं जिसको मानना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो है जो भी लिख दी जाती है उसके अनुसार हमें चलना होता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल संरचना कहने का तात्पर्य क्या है। मूल संरचना कहने का मतलब यह है कि संविधान की वो बुनियादी और ज़रूरी सिद्धांत जिनको कोई भी सरकार या संसद बदल नहीं सकती। ठीक है, जैसे आसान भाषा में अगर समझना हो तो मान लीजिए जैसे किसी घर की नींव होती है। घर का रंग, खिड़की, दरवाज़ा तो बदला जा सकता है, लेकिन नींव नहीं बदली जा सकती, क्योंकि अगर नींव हटा दी जाए तो पूरा घर गिर जाएगा। ठीक वैसे ही संविधान में कुछ बातें इतनी ज़रूरी हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इन्हीं को संविधान की मूल संरचना कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया मूल संरचना कहने का क्या तात्पर्य है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, ये तब प्रश्न सामने आया जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके एक साल बाद ही, अर्थात 1951 में। और हमारा संविधान कब लागू हो गया था? 1950 में ही हमारा संविधान लागू हो गया था। तो एक साल बाद ये प्रश्न न्यायपालिका में आया कि क्या संसद संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है, तो एक केस आया शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद मामला, जो कि 1951 में आया। ये केस आप लोग याद रखे रहिएगा, डेट भी, सॉरी ईयर भी, क्योंकि ईयर वाइज केस पूछ सकता है। और उसमें डिसीजंस को भी पूछता है कि जैसे कि शंकरी प्रसाद मामला है तो इसमें मौलिक ढांचे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, या फिर से उस समय संसद ने क्या किया, ऐसा प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद मामले में पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। ठीक है, पहली जो संविधान संशोधन अधिनियम थी, इसकी वैधता को लेकर चुनौती दी गई थी। और इसमें जो पहली संविधान संशोधन थी किससे संबंधित थी? संपत्ति अधिकार से ये संबंधित थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार में कुछ कटौती कर दी गई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद जो है संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 के तहत ही जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13 में विधि शब्द में संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया है। आपको जब मैं मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर पढ़ा रही थी उस समय आर्टिकल 13 को मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताई थी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ कि जो आर्टिकल 13 है वो घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत, ठीक है, फंडामेंटल राइट से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होती हैं? शून्य होती हैं। अगर कोई ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि जो मौलिक अधिकारों से असंगत हों या उन्हें कम करें, तो उनको उन विधियों को हम क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो होती है न्यायिक समीक्षा योग्य होती हैं। न्यायिक समीक्षा योग्य होती हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है,
जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और विधि शब्द में आर्टिकल 13 में विधि शब्द में किसको किसको ऐड किया गया था? कुछ अस्थायी विधियां थीं जिन्हें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। कुछ अस्थायी विधियां थीं जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जिन्हें जारी किया जाता है। कुछ प्रत्यायोजित विधान थे जैसे कि कार्यपालिका विधान की प्रकृति में सांविधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा, इन सबको इस विधि में शामिल किया गया था। जबकि जो संविधान संशोधन है उसको कोई विधि नहीं माना गया था, इसलिए उनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, यह कहने का तात्पर्य ये है कि आर्टिकल 13 में संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया था। ठीक है, इस संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। तो इसको अगर विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, या फिर ये न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र समान विधियां ही आती हैं। यानी कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 इसमें केवल सामान्य विधियां ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम इसमें नहीं आते। संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो इसमें नहीं आते। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 13 में जो है सामान्य विधियां आती हैं लेकिन संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आते। तो इसलिए उस समय संसद को लगा कि हम संवैधानिक संशोधन से किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए संसद जो है संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक है, जब 13 में नहीं आता तो। लेकिन गोलकनाथ मामला 1967 में आया। उसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले वाली स्थिति को बदल दी। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम को की जो संवैधानिक वैधता थी उसको चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वें अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की गई कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो लोकोत्तर हैं, यानी लोकातीत, लोकोत्तर या फिर अपरिवर्तनीय हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है न ही इन्हें समाप्त कर सकती है। ठीक है, और मौलिक जो न किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है, ऐसा नहीं होगा। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है, इसलिए इस किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। ठीक है, जो इसमें निर्णय दिया गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकारों को न तो सीमित किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है, इसके प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पारित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया। ठीक है, किसमें आर्टिकल 13 में, ठीक है, और आर्टिकल 368 में संशोधन कर दिया। और उसके बाद से संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। ठीक है, संसद ने क्या कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, उसको सीमित भी कर सकती है और वापस भी ले सकती है। ठीक है, सीमित भी कर सकती है और वापस भी ले सकती है। तो ये गोलकनाथ निर्णय जो था उसकी प्रतिक्रिया में 24वां संविधान संशोधन आया था। और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये कानून नहीं माना जाएगा।
फिर आता है केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में है। बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा जो है यहीं से आता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि ओवर रूल कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा, यानी कि इसकी वैधता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया। ठीक है, और व्यवस्था दी कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। क्या कहा? मौलिक अधिकारों को जो संसद है सीमित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, सीमित कर सकती है और वापस भी ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, 24वें संशोधन को वैध बताया। नया सिद्धांत इसमें क्या प्रतिपादित किया? मूल संरचना। लेकिन गोलकनाथ निर्णय को इसने क्या किया? पलट दिया। ठीक है, गोलकनाथ में क्या बोला था? ना सीमित कर सकती है, ना नष्ट कर सकती है, ना वापस ले सकती है। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसने केशवानंद भारती मामले में गोलकनाथ निर्णय को पलट दिया। मूल संरचना सिद्धांत इसमें निकला संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उससे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। मतलब मूल संरचना जो है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हों। ठीक है, मतलब ऐसे मौलिक अधिकार को सीमित तो कर सकती है, लेकिन वैसे मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती या वापस नहीं ले सकती या उनमें संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक संरचना से, संविधान के मौलिक संरचना से जुड़े हों। ठीक है, कहने का मतलब यह संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975, इंदिरा गांधी नेहरू मामले जो कि 1975 था में पुनः पुष्टि की गई। ठीक है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का अगर विवाद हो तो उसको न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। इसको क्या किया? रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे को क्या करता है? चोट पहुंचाता है। अगर इनसे जुड़े कोई विवाद हो लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री संबंधित, उनके चुनाव संबंधित, और न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से उसको बाहर रखा जाए तो ये जो है हमारे संविधान के मौलिक ढांचे को चोट पहुंचा रहा है। इसलिए 39वें संविधान संशोधन अधिनियम का जो ये संशोधन था, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का विवाद न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का, उसको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। पुनः फिर क्या हुआ? न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना सिद्धांत की प्रतिक्रिया में अब क्या किया? संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर दिया। अब क्या किया? 368 को ही इसने संशोधित कर दिया और कहा कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या कहा? संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अर्थात असीमित है। ठीक है, और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी कि न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी गई, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो, उन्हें कहीं किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। क्या का किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में इस प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया। कौन से प्रावधान को? 42वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान लाया वो संसद 368 में संशोधन करके इसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा को स्थान नहीं दिया गया था, जो कि मौलिक ढांचा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने क्या कहा कि चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता।
दूसरे शब्दों में संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का अदाता यानी कि उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए वो सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। ठीक है, फिर समझ गए आप लोग। सीमित संशोधनकारी शक्ति जो है संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, और संसद जो है सीमित शक्ति को असीमित नहीं बना सकती। तो ये किसका, ये पूरा स्टेटमेंट था, पूरा न्यायालय का था। फिर एक केसाया वामन राव मामला जो कि 1981 में आता है, और इसमें क्या हुआ, मूल संरचना सिद्धांत की समय सीमा निर्धारित कर दी गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इस निर्णय में क्या हुआ कि इसमें स्पष्ट किया गया कि यह 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती जो फैसला हुआ था उस दिन के बाद से यह अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। ठीक है, ये जो मौलिक ढांचे का सिद्धांत है 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी संविधान संशोधन होंगे उन पर नियम लागू होगा, मौलिक ढांचे वाला। ठीक है, तो अब देखते हैं मूल संरचना के तत्व। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मूल संरचना में आते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों में सहित संशोधन कर सकती है। कौन, संसद, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय ने यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। तीसरा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। चौथा है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। पांचवा है संविधान का संघीय स्वरूप। छठा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति, ये सब किस में आ जाएंगे, मौलिक संरचना के सिद्धांत में आ जाएंगे। इनको संशोधित करते समय जो है संसद जो है ध्यान रखेगी कि ये मूल संरचना के तत्व हैं और इस पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई भी संशोधन हो। अब कुछ मुकदमे दिए हैं, एक तालिका दी हुई है इस बुक में, तो इसमें कुछ मुकदमे दिए हैं, उनका वर्ष दिया है और मूल ढांचे के तत्व दिए हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर घोषित किया गया है। पहला केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में आया था। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या तत्वों को, किन किन तत्वों को बताया जो कि मौलिक संरचना सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, उसकी लिस्ट दी हुई है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, इन सभी का लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा दिया इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में, ये चुनावी मामला के नाम से विख्यात था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर मिनर्वा मिल्स मामला आता है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला आता है, भीम सिंह जी का मामला 1981, MP संपत कुमार मामला 1987। ये जितने मामले हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जितने इम्पॉर्टेंट ऐसे मामले हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन कौन से मतलब मुख्य मामले हैं। जैसे कि बम्बई मामला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, होल मामला भी इम्पॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी भी काफ़ी एग्ज़ाम में आता रहता है, और उसके बाद से कोहेल्लो का भी मामला हमेशा आता रहता है, मतलब ईयर मैच करवाने के लिए देता है ऐसा। ठीक है, कभी कभी देता है केवल कि इनमें ये कौन से ईयर में थे और ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, कौन से मतलब विवाद से संविधान के, तो आप लोगों को ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी ये लिस्ट आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा। लेकिन 1973 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो मौलिक अधिकारों के मूल संरचना तत्वों को जो बताया था, उसको तो एकदम डिटेल में देखिएगा, उससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा
जो है संविधान की मूल संरचना संबंधी चैप्टर। तो काफ़ी छोटा था ये। तो अब हम इस एम लक्ष्मीकांत का जो है भाग 2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।